स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड 23rd क्वेश्चन। डिफरेंट डिविजर्स। पॉजिटिव इंटीजर x is called the divisor of positive integer y if y is divisible by x without remainder. For example, 1 is a divisor of 7 and 3 is not divisor of 8. We gave you an integer d and asked you to find the smallest positive integer a such that a has at least 4 divisors. Difference between any two divisor of a is at least d. ठीक है, तो क्या है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया होगा, डी दिया होगा। ठीक है, और हमको एक ऐसा नंबर ए फाइंड करना है जिसके कम से कम 4 डिविजर्स हो। ठीक है, मान लेते हैं D1, D2, D3, D4। ठीक है, और इन चारों डिविजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम D होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऐसा नंबर ए होगा उसको हमको आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर d इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, d इक्वल टू दिया है 1, यानी हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके कम से कम 4 डिविजर्स हो और उन 4 डिविजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 1 हो। ठीक है, तो आंसर में दिया है 6, यानी जो 6 है इसके 4 डिविजर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है 1, एक है 6, इसके अलावा 2 और 3 इसके डिविजर्स हैं, और इन सभी डिविजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 या फिर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ये आंसर है वो सही है, जो 6 है वो सही है। तो ऐसे ही हमको ठीक है, तो ऐसे ही हमको एक ऐसा ए रिटर्न करना है जिसके 4 डिविजर्स हो और चारों डिविजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 या फिर 1 से ज़्यादा हो, यानी जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे ज़्यादा हो। जैसे मान लो 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 के भी कितने डिविजर्स हैं? 1, 2। ठीक है, 12 का एक डिविजर 1 है, एक डिविजर 12 है, और कौन कौन सा डिविजर है? एक 2 है। ठीक है, इसके अलावा जो 3 है वो भी इसका डिविजर है, और जो 4 है वो भी इसका डिविजर है। इसके अलावा जो 6 है, ठीक है, वो भी इसका डिविजर है। तो 12 के क्या है, 4 से ज़्यादा डिविजर्स हैं और सभी डिविजर्स के बीच का डिफरेंस 1 या फिर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी जो 12 है वो भी d इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम आंसर में 6 देंगे कि 12 देंगे? ठीक है, तो आंसर है कि 6 देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको रिटर्न करना है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 6 आएगा। ठीक है, 6 और 12 दोनों जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 6 और 12 दोनों के ही कम से कम 4 डिविजर्स हैं और सभी डिविजर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों ही केसेस में 1 या फिर 1 से ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पर 6 रिटर्न करेंगे क्योंकि जो 6 है वो 12 से छोटा है। ठीक है, यानी जो मिनिमम नंबर होगा उसको रिटर्न करना है। तो अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन, और क्या है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है 3000। ठीक है, यानी अपने पास कितने 3000 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर 3000 टेस्ट केसेस, तो एक टेस्ट केस के लिए कितने ऑपरेशन है हमारे पास? 10 पावर 8 अपॉन 3000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा, ये हो गया 10⁵ और ये हो गया 0.33। ठीक है, तो ये हो गया 3.3 इंटू 10⁴। ठीक है, यानी हमारे पास इतने ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इतने ऑपरेशंस के अंदर हमको हमारा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस का हम यूज़ करेंगे तो टीएलई देगा। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, और जो डी का वैल्यू वो क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, 10⁴। ठीक है, यानी ओ डी, अगर हम ओ डी या फिर O1 से लेकर ओ डी तक के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये टीएलई नहीं देगा। और अगर ओ डी से ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ओ डी स्क्वायर, तो ये जो है वो टीएलई देगा। ठीक है, इसलिए ओ डी तक के सॉल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, हमको क्वेश्चन में डी दिया होगा और हमको बोलेगा ए फाइंड करने के लिए। ठीक है, और हमें ऐसा ए चाहिए जिसके क्या हो, 4 फैक्टर्स हो। ठीक है, 4 या फिर 4 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए जिसके 4 या 4 ज़्यादा फैक्टर्स हो, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है n जिसके 4 फैक्टर्स हैं और कोई दूसरा नंबर है n2 जिसके 5 फैक्टर्स हैं, तो क्या होगा, n2 बड़ा होगा n1 से। यानी अगर कोई नंबर है जिसके 4 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो वो नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर जिसके 4 फैक्टर्स है वो 5 वाले से छोटा होगा। ठीक है, तो हमको बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके क्या हो, 4 या फिर 4 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हों। ठीक है, तो, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हम क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी जो n है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 अल्फा। ठीक है, कोई भी गिवन नंबर n है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 अल्फा, 3 बीटा, 4 गामा, नहीं 4 गामा नहीं, 5 गामा। ठीक है, और 7 थीटा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो अल्फा का वैल्यू है वो 0 से लेकर अल्फा तक चेंज हो सकता है। ठीक है, और 3 का पावर जो है बीटा, 3 का पावर जो है वो 0 से लेकर बीटा तक चेंज हो सकता है। 5 का जो पावर है वो 0 से लेकर गामा तक चेंज हो सकता है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस नंबर n के टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ये होगा, क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। ठीक है, यानी ऊपर में जो पावर में जो भी दिया हुआ है उसमें प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कॉम्बिनेटोरिक से। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कॉम्बिनेटोरिक से। इसका मतलब है कि जो 2 का पावर है वो 0, मतलब अल्फा प्लस 1, 2 का जो पावर है उसके पास अल्फा प्लस 1 ऑप्शन है। ठीक है, और 3 का जो पावर है उसके पास बीटा प्लस 1 ऑप्शन है जिसमें वो चेंज हो सकता है। वैसे ही जो 5 है, 5 का पावर है उसके पास गामा प्लस 1 ऑप्शन है जिसमें वो चेंज हो सकता है। इसलिए सभी ऑप्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने फैक्टर्स इस नंबर n के पॉसिबल है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके 4 फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू हो गया 4।
और ये सब ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो 4 है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 से। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट डायरेक्ट अगर मैपिंग कर दें, ठीक है, तो जो अल्फा प्लस 1 है 4 के बराबर होना चाहिए, बीटा प्लस 1 1 के बराबर होना चाहिए, गामा प्लस 1 1 के बराबर होना चाहिए, और जो थीटा प्लस 1 है वो भी 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, बीटा प्लस 1 को अगर 1 के बराबर करेंगे तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, गामा प्लस 1 इक्वल टू 1 लिखेंगे तो जो गामा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या हो गए, 0 हो गए, यानी जितने भी पावर्स थे वो सब क्या हो गए, 0 हो गए। जो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ये जो अल्फा है वो क्या हो गया, 3 हो गया। यानी यानी किसी नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी किसी नंबर के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक प्राइम नंबर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिर्फ उसका बस जो पावर है वो 0 नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके पावर 0 हो जाए रहेंगे, और एक प्राइम नंबर का जो पावर है वो 3 रहेगा। ठीक है, यानी n को p क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 4। अब मैं यहाँ पर इसको 4 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 लिखा, इसको 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे अगर लिखें 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, ये दोनों हैं ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, गामा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों बचे रहेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2, ये दोनों बचे रहेंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा का वैल्यू है वो हो जाएगा 1, और जो बीटा का वैल्यू है वो भी हो जाएगा 1। अगर ये दोनों को इक्वेट करेंगे ठीक है, इन दोनों को अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 लिखेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू 1 1 आएगा। यानी जो नंबर है उसके जितने भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो नंबर है उसके जितने भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं उन सभी प्राइम नंबर्स में से सिर्फ 2 प्राइम नंबर से वो बचे रहेंगे। ठीक है, और बाकी सभी प्राइम नंबर्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी जो n है उसको p डॉट q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो नंबर है वो 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है उसके 4 फैक्टर्स हैं तो उस नंबर को सिर्फ 2 ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो जो नंबर है वो या तो किसी प्राइम नंबर का क्यूब होगा या फिर 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसके 4 फैक्टर्स हों। ठीक है, तो हमें पता चला कि ऐसा कोई नंबर जिसके 4 फैक्टर्स हैं वो या तो किसी प्राइम नंबर का क्यूब होता है या फिर 2 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, अब दूसरा कंडीशन है कि जो नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d या फिर d से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं पूरे दुनिया में जिनके 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक नंबर
किसी प्राइम नंबर का क्यूब है और दूसरा नंबर दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। अब इस नंबर को के अगर फैक्टर्स देखें, ठीक है, पी क्यूब के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक है 1, एक है पी, एक है पी स्क्वायर और एक है पी क्यूब। इन सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डी या फिर डी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी p माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, और जो पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन अगर हम इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखें, ठीक है, तो मैं पी स्क्वायर माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू डी को लिख सकता हूँ पी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है। वैसे ही सेम इसको भी लिख सकता हूँ पी स्क्वायर पी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू डी। यानी अगर मैं किसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूं तो दूसरा और तीसरा कंडीशन अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर p माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो p इंटू पी माइनस वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा, और पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। यानी हमें मात्र पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, बाकी कंडीशंस अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो P डॉट क्यू के जो चार फैक्टर्स हो सकते हैं वो है, एक है 1, एक है P, एक है Q और एक है P डॉट क्यू, ठीक है। इनके बीच का भी जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? D या फिर D से ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी P माइनस वन जो है क्या होना चाहिए? जो P माइनस वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो Q माइनस पी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। और जो P डॉट क्यू माइनस क्यू ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। तभी n को एक वैलिड नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब हम हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे। तो जो थर्ड केस है उसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्यू पी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है। तो यानी अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता हूँ तो थर्ड अपने आप हो जाएगा और सेकंड को करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर हमको एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यानी क्या है कि दुनिया में सिर्फ दो ही नंबर्स हैं जिनके चार फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक है किसी प्राइम नंबर का क्यूब और एक है दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों प्राइम नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी या फिर डी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर को वैलिड तभी माना जाएगा जब उसके चार फैक्टर्स हो और चारों फैक्टर्स के बीच का डिस्टेंस डी या डी से ज़्यादा हो। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए पहला चीज़ ज़रूरी है कि वो किसी प्राइम नंबर का क्यूब हो और दूसरा ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, या फिर, ठीक है, या फिर जो नंबर है वो दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। या तो कोई नंबर आए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तब तब उसको वैलिड माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे,
ठीक है, तब उसको वैलिड माना जाएगा। अब मान लो हमारे पास एक नंबर आया, ठीक है, मान लेते हैं x, जो इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, यानी ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, कोई नंबर x आया। अब कोई नंबर y आया जो इसको सेटिस्फाई कर दिया और इन दोनों को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इन दोनों में से x और y दोनों के ही 4 फैक्टर्स हैं और दोनों के बीच का ही जो डिस्टेंस है, ठीक है, x और y दोनों के ही 4 फैक्टर्स हैं और जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d या फिर d से ज़्यादा है। तो उस केस में जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, इसको लेते हैं 2, ठीक है, मान लो d का वैल्यू हमको 2 दिया है, ठीक है, यानी जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी इस d का यूज़ करके हम a कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यही सवाल आ रहा होगा मन में, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर इसका यूज़ करेंगे। यानी अगर इस कंडीशन को देखें तो जो p है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू d प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3, तो p इक्वल टू 3 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो p इक्वल टू 3 है वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो यानी जो नंबर है वो क्या होगा, p का क्यूब होगा, यानी n इक्वल टू p का क्यूब यानी 27, ठीक है, 3 का क्यूब हो गया 27, ठीक है। तो एक नंबर है 27 जिसके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1, एक होगा 3, एक होगा 3 का स्क्वायर और एक होगा 3 का क्यूब यानी 27, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो 27 है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर इसमें अप्लाई करें तो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में सेकंड वाला में 2 कंडीशन हैं, ठीक है, इसमें एक कंडीशन था जिसका यूज़ करके हम लोग ऐसा नंबर निकाल लिए जिसके 4 फैक्टर्स हैं और चारों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d या d से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो p और q का कुछ वैल्यू आएगा जिसको यहाँ पर डालेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो डालते हैं, d का वैल्यू क्या दिया है 2, ठीक है, d का वैल्यू क्या है 2, तो जो p है, पहला कंडीशन क्या है कि जो p माइनस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू d होना चाहिए, यानी जो p है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है, तो यानी p जो है उसको ले सकते हैं 3, ठीक है, तो p इक्वल टू 3, p का वैल्यू मिल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि जो q माइनस पी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू d होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं q माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू d होना चाहिए। तो यहाँ पर p का वैल्यू पता है 3 है और d का वैल्यू पता है, ठीक है, d का वैल्यू पता है क्या है 2, तो q का जो वैल्यू है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, यानी q का वैल्यू जो है वो 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो जो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा p डॉट q, p का वैल्यू क्या है 3 और q का वैल्यू है 5, तो ये हो गया 15, ठीक है। अब 15 के क्या होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो 15 है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, इसलिए 15 के 4 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, एक होगा 1, एक होगा 15, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एक होगा 3
और एक होगा 5। यानी 15 के 4 फैक्टर्स हैं और चारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर या फिर d से ज़्यादा है। ठीक है, यानी n = 15 है वो भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और जो n = 27 है वो भी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो n = 15 है वो छोटा है, इसलिए ये अपना आंसर होगा। ठीक है, n = 15 के भी 4 फैक्टर्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी d के बराबर या फिर उससे बड़ा है। n = 27 के भी 4 फैक्टर्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी d के बराबर या फिर d से ज़्यादा है, लेकिन 15 को ले रहे हैं क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर मात्र इन जो दो इक्वेशंस हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला p-1 > d, ठीक है, और एक ये वाला q - p > d। यानी पहले क्या कर रहे हैं, p और q का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद एक बार कर रहे हैं p³ और एक बार कर रहे हैं p × q। ठीक है, तो यही दोनों इक्वेशन है जिनका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो कोड लिखेंगे उसमें सबसे पहले p और q का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? p जो है वो लिखा हुआ है p-1 > d, यानी p > d+1। ठीक है, p > d+1 और दूसरा वाला क्या है, ये वाला सेम है। ठीक है, और यहाँ पर है q > d+p। ठीक है, q > d+p, यानी क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जो d+1 मान लो = x है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के बराबर या फिर x से बड़ा प्राइम नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो x से स्टार्ट करेंगे, एक लूप चलाएंगे, x से स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, एक लूप चलाएंगे और उसको x से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चेक करते जाएंगे आगे जब तक हमें कोई प्राइम नंबर ना मिल जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले x को चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर x+1 को चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। फिर x+2 को चेक करेंगे प्राइम नंबर है कि नहीं, ऐसे ही चेक करते रहेंगे, तब तक चेक करते रहेंगे जब तक हमको कोई प्राइम नंबर ना मिल जाए। जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो p का वैल्यू होगा। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो d+1 से बड़ा या फिर उसके बराबर प्राइम नंबर ढूंढने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे नेक्स्ट प्राइम। ठीक है, वो ढूंढ के लाएगा प्राइम नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, p और q का वैल्यू को रखेंगे, एक बार करेंगे p.q और एक बार करेंगे p³। ठीक है, दोनों का मिनिमम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, यही कोड में लिखा हूँ कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले p निकालेंगे, q निकालेंगे, फिर एक बार p³ करेंगे, एक बार pq करेंगे और दोनों का मिनिमम ले लेंगे। और pq निकालने के लिए नेक्स्ट प्राइम फंक्शन का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट प्राइम फंक्शन ये है। ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर में जा जाके चेक कर रहे हैं कि क्या वो प्राइम है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल जाता है प्राइम है तो y को, उस नंबर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये जो इज प्राइम फंक्शन है ये स्क्वायर रूट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर रूट n में चलेगा। ठीक है, यानी कोई भी हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसको √n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें एक सवाल है, वो ये है कि हम कहाँ तक चेक करते हुए जाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमें स्टार्ट x से करना है, उसके बाद हम चेक करते हुए जाएंगे जब तक हमको कोई प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। तो कितने कितने नंबर चेक करने के बाद हमें प्राइम नंबर मिलेगा, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो इसके पीछे एक नॉर्मल सा फैक्ट है। फैक्ट ये है कि कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है Pn और जो अगला प्राइम नंबर है Pn+1,
इन दोनों के बीच का जो गैप है वो होता है log e pn, ठीक है, log e pn, ठीक है। तो कोई भी दो प्राइम नंबर्स के बीच का जो गैप है वो log e pn होता है। तो यानी हम जब चेक करते हुए जाएंगे तो log e x, ठीक है, log e x नंबर चेक करने के बाद हमको कोई ना कोई प्राइम नंबर मिल ही जाएगा। तो यानी ये वाला जो लूप है वो मैक्सिमम कितने बार चलेगा, log e x टाइम्स, ठीक है, log e x टाइम चलेगा ये वाला लूप। और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10,000 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो x है वो क्या है d+1, ठीक है, x क्या है d+1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 10,000 + 1, तो 10,000 ही मान लेते हैं। log e 10,000 हो जाएगा, log e 10,000, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 के, ठीक है। तो वही लिखा हूं मैं यहाँ पर कि ये जो log e d है इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली 10 के। और ये वाला जो है जिसमें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हर नंबर पे जाके चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं, तो इसके लिए स्क्वायर रूट n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, ठीक है, जो नंबर है उसका। तो जो d का वैल्यू है वो कितना है, ये 10⁴ है, ठीक है, तो 10⁴, ये 10⁴ है, ठीक है, ये 10 हो गया। और ये जो है इसका हो जाएगा 10⁴, 10⁴ यानी 10⁴ यानी 10⁻², ठीक है। तो इन दोनों कितना हो जाएगा, ये बाहर वाला जो लूप है वो मैक्सिमम चलेगा 10 बार, और हर बार जो अंदर वाला प्राइम चेक करने के लिए लगेगा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 100 का, ठीक है, यानी 1000 में ये जो लूप है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो आ रहा है 1000, ठीक है, जो कि हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया था उससे कम है, ठीक है। हमें कितना टाइम लिमिट दिया था, मैक्सिमम 10⁵ का था, ठीक है, तो उससे कम है ये, ठीक है। थैंक यू।